नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक नज़दीक आ चुका है और ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं है। तो अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी पे जोर डालिए, क्योंकि अब नहीं डालिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम हिंदी पढ़ा रहे हैं अभी, तो हम हिंदी का ये 7वां चैप्टर है, गद्य खंड का 7वां चैप्टर है, जो चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। यह एक निबंध है और इनके जो लेखक हैं वो है रामविलास शर्मा। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर के जो लेखक हैं हम उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के लेखक से मतलब 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो हम पहले लेखक को देखेंगे, उसके बाद इस चैप्टर में इस निबंध में क्या लिखा हुआ है हम उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, यही हमारा चैप्टर है और यह निबंध है। यह निबंध है, ये गद्य खंड का 7वां चैप्टर है और इनके जो लेखक हैं रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं इनके लेखक है। तो हम इनके बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, किस राज्य में हुआ और इनकी शिक्षा के बारे में, इन्होंने कहाँ शिक्षा की, किस विश्वविद्यालय से शिक्षा की और इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किए और इनकी प्रमुख रचनाएं। तो हम इन्हीं सब को जानेंगे। तो हम लिखेंगे कि जन्म, उन्नाव में हुआ, उत्तर प्रदेश, नाव उत्तर प्रदेश के, और उच्च गांव में, उस गांव में। और इनका जन्म का जो डेट है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। तो अगर आप लोग से एग्जाम में पूछा जाएगा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, तो आप लोग का ऑप्शन में रहेगा 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। तो आप लोग लिखेंगे 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। और हमारा है कि इन्होंने 1932 ईस्वी में इन्होंने 1932 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से लखनऊ विश्वविद्यालय से
बीए किए। इन्होंने 1932 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किए थे और 1934 ईस्वी में अंग्रेजी में एमए किया। 1934 ईस्वी में अंग्रेजी में एमए किया। अगर आप लोग से पूछा जाएगा कि ये जो डॉक्टर रामविलास शर्मा है इन्होंने किस विषय में एमए किया, तो आप लोग क्या लिखेंगे? अंग्रेजी विषय में। और सन पूछ देगा तो आप लोग लिखिएगा 1934 में। और ये जो है लेखक साहब, इन्होंने 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापक के कार्य पे रहे। 1938 ईस्वी से 1900 लखनऊ विश्वविद्यालय में 1938 से 1943 ईस्वी तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। इन्होंने जिस कॉलेज से पढ़ाई की थी उन्हीं कॉलेज में इन्होंने अध्यापक के कार्य पे भी कार्यरत रहे। और 1971 ईस्वी तक आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में अध्यापन का कार्य करते रहे। 1971 ईस्वी तक आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में राजपूत कॉलेज में अध्यापन का कार्य करते रहे। अध्यापन का कार्य करते रहे और उन्होंने 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। मतलब इन्होंने 1971 ईस्वी में पढ़ाना छोड़ दिए थे। और 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। उन्नीस सौ तिरपन तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील
भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। महामंत्री भी रहे। और हम जानेंगे कि इनका निधन कब हुआ। तो इनका निधन हुआ 30 मई 2000 ईस्वी को। इनका दिल्ली में निधन हो गया। 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में इनका निधन हो गया। अगर आप लोग से पूछेगा कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक का निधन कब हुआ, तो आप लोग बोलिएगा कि 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में इनका निधन हो गया। और हम जानेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में। तो हम लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। और दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। और है प्रेमचंद्र और उनका युग। प्रेमचंद्र और उनका युग। और है भाषा और समाज। और नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी और नव जागरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी और नव जागरण। भारत की भाषा समस्या। भारत की भाषा समस्या। और है नई कविता और अस्तित्ववाद।
नई कविता और अस्तित्ववाद। और बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, जो जो इम्पोर्टेंस है वही हम आपको लिखवा रहे हैं। और भारत में अंग्रेजी राज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। विराम चिन्ह बड़े भाई, विराम चिन्ह और बड़े भाई, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और एग्जाम में ये आ चुका है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, ये किसका लिखा हुआ है, मतलब किसका लिखा हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोग लेखक को बढ़िया से याद कर लेंगे, क्योंकि इसे एग्जाम में आते ही हैं। और हम आगे जानेंगे कि निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। अगर आप लोग को एग्जाम में आएगा कि रामविलास शर्मा को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, तो आप लोग लिखेंगे निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। पुरस्कार मिला। तो अब हम जानेंगे कि रामविलास शर्मा जो है, डॉक्टर रामविलास शर्मा, कि इस निबंध के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पाठ के रूप में यहाँ रामविलास शर्मा जी का निबंध प्रस्तुत है। और परंपरा का मूल्यांकन जो है, परंपरा का मूल्यांकन। और इस निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। यह निबंध समाज, साहित्य और परंपरा के साथ पारस्परिक संबंध और सैद्धांतिक और व्यवहारिक समानता एक साथ करते हुए रूपांतरण ग्रहण करता है। मतलब ये जो निबंध है, समाज, साहित्य और पारंपरिक संबंधों को व्यवहारिक समानता एक साथ करते हुए ग्रहण करते हैं। और परंपरा के ज्ञान, समझ, मूल्यांकन का विवेक जगाता है। यह जो निबंध है, साहित्य की सामाजिक विकास की क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिक का युगानुकूल है, नई समझ और विकसित करने के लिए एक सार्थक हस्तक्षेप करता है। और हम आगे जानेंगे कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है और जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए यह साहित्य की परंपरा ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। मतलब जो लोग लकीर के फकीर नहीं है और जो रूढ़ियों को तोड़कर
क्रांति और साहित्य रचना चाहते हैं, उनके साहित्य और परंपरा ज्ञान सबसे उनको परंपरा और साहित्य का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। और आगे क्या लिखा हुआ हम जानेंगे कि जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वे अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक और भौतिकवादी के नाम से पुकारते हैं। मतलब जो लोग समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, शोषण मुक्त चाहते हैं, वो सिद्धांतों को ऐतिहासिक और भौतिक के नाम से पुकारते हैं। प्रगतिशील आलोचना इन्हीं अमृत सिद्धांतों का संकलन नहीं है। मतलब प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमृत सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है, और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। और हम आगे जानेंगे कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उन साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषण वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंब करता है। मतलब साहित्य की परंपरा मूल्यांकन करते हुए जो सबसे पहले साहित्य की मूल्यांकन निर्धारित करता है जो शोषण के विरुद्ध श्रमिक और हितों की प्रतिबिंब करता है, और साहित्य में उनकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है और जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। मतलब साहित्य में जो उसकी बहुत सी भावनाएं प्रतिफल होती है, उन्हें प्राणी मात्र से जोड़ती है। उसमें मनुष्य की इंद्रिया बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती हैं, और साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी भी होता है। साहित्य के निर्माण के लिए प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक है। मतलब जो साहित्य का निर्माण करना चाहते हैं, उनकी प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक है। इसका अर्थ यह नहीं कि ये मनुष्य जो करते हैं वे सब अच्छा ही होता है। मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि मनुष्य जो भी करता है वह सब अच्छा ही होता है, कहीं कहीं गलत भी होते हैं, और उनका श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होते हैं। कला का पूर्ण निर्दोष होना भी एक दोष है। मतलब कला का एकदम पुनः निर्दोष होना यह भी एक दोष है, क्योंकि जो कलाकार होते हैं वो नई नई चीजें खोजते रहते हैं। उनको लगता है नहीं, इससे थोड़ा और अच्छा होता तो और अच्छा होता, इससे थोड़ा और अच्छा बनता तो और अच्छा लगता। इस तरह से जो कलाकृत होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो सोचते हैं। साहित्य मूल्यांकन राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। अंग्रेज कवि टेनिसन और लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है कि इसमें उन्होंने कहा कि रोमन समाज के वैभव समाप्त हो गया है, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि हमें आज भी सुनाई देती है, और जो हृदय का आनंद बेहाल कर देती है। यह कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य में कोई नामलेवा या पानी देवा न रह गया, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आए जैसे पहले, और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेगी। मतलब लेखक कह रहे हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है, और अंग्रेजी के जो कवि टेनिसन और लैटिन कवि हैं
वो बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा कि रोमन साम्राज्य के वैभव समाप्त हो गया है और वर्जिल की काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है, हृदय का आनंद बेहाल कर देती है। और कहते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य में कोई नाम लेवा और पानी देवा, मतलब नाम लेने वाला और पानी देने वाला नहीं रह जाएगा, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शेली विश्व संस्कृति के आकाश वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेगी। और आगे है कि संसार में कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की दो यूरोपों को अलग उल्लेख आम बात है। संसार की कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत की मुकाबला नहीं कर सकता। मतलब लेखक कह रहे हैं कि संसार का कोई भी देश हैसियत या इतिहास के ध्यान में रखे तो भारत का, जो हमारा भारत है, उनका मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता। और यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति और दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई है। मतलब राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम कर स्थापित नहीं हुई है, वह मुख्यतः संस्कृत और इतिहासों की देन है। मतलब जो राष्ट्रीयता है, राजनीतिक है, प्रभुत्व कायम रखने की जो स्थापित नहीं हुई है, वह मुख्यतः संस्कृत और इतिहास की देन है। इस संस्कृत का निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। मतलब जो संस्कृति के निर्माण में जो हमारे देश के कवि है, उनका इसमें बहुत सर्वोच्च स्थान है। और इस देश की संस्कृति में रामायण और महाभारत को अलग कर दें तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। मतलब जो हमारे जो रामायण है, महाभारत है, उनकी जो अगर उनको अलग कर दे तो भारत की जो साहित्य एकता है वो टूट जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। और किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही। मतलब किसी भी बहुजातीय राष्ट्र और कवियों में ऐसी निर्णायक भूमिका आज तक नहीं रही कि जो हमारे रामायण और महाभारत को अलग कर सके। जैसी इस देश की व्यास और वाल्मीकि की है। और है इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए है। मतलब जितना हमारे देश के लिए परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, उतना किसी देश का नहीं है। और जानेंगे कि वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। ये सच बात है कि वास्तव में समाजवाद जो है हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है और पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अपव्यय होता है कि वह उसका कोई हिस्सा नहीं है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपभोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। मतलब हमारे जो देश का जितना भी उपभोग है वो सामाजिक व्यवस्था में ही संभव है। और है कि और साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान
समाजवादी व्यवस्था में भी संभव है। और समाजवादी संस्कृति पुरानी साहित्य संस्कृति से नाता नहीं जोड़ती, वह उसे आत्मसात करके अलग कर देती है। अभी हमारे देश में निरक्षर निर्धन जनता और पुराने साहित्य के महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। जो लेखक जो महोदय हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे देश की जो जनता है वो निरक्षर है, मतलब अनपढ़ है, वो पुरानी साहित्य के उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। और क्या कहते हैं, जब वो साक्षर होंगे साहित्य का उसे अवकाश मिलेगा, मतलब वो साहित्य पढ़ने की उसको अवसर मिलेंगे और सुविधा भी होगी, तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठक होंगे। मतलब हमारे जितने भी निरक्षर जनता है, मतलब अनपढ़ जो लोग हैं, अगर वो पढ़ लिख लेंगे तो वो हमारे साहित्य के बारे में जानेंगे, वाल्मीकि के बारे में जानेंगे और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठक होंगे। और वे अनुवाद में नहीं बल्कि संस्कृत में पढ़ेंगे, संस्कृत में भी पढ़ेंगे। तब मानव संस्कृति के विशद धारा में भारतीय साहित्य को गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान मिलेगा। तब लिखते हैं लेखक महोदय की जब हमारे जितने निरक्षर जनता लोग हैं, अगर वो पढ़ लेंगे तो हमारे संस्कृति का विशद धारा में भारतीय साहित्य को गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। बस इतना ही था हमारा ये परंपरा का मूल्यांकन जो चैप्टर है, इतना ही था। अगर आप लोग पढ़ लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे तो आप लोग को समझ में ज्यादा आएगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अगर इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जो भी ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो लेखक से ही आते हैं। तो अगर इसमें क्वेश्चन भी आएंगे तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो हम इसके बाद वाले वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज यहीं तक है, तो नमस्कार।